हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल ई स्मार्ट सेंटर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर, जो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है। ये सैम्पल पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आपके 95 प्लस आप स्कोर बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम इस सैम्पल पेपर के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से, और आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते चलेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को, इस सैम्पल पेपर को एंड तक देखना और एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए अपने साथ, ताकि आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके मैथ्स के पेपर में 5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से इस सैम्पल पेपर के। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime numbers, then HCF of a b is। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं a एंड b, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं x और y की टर्म्स में, और बोला गया है कि x एंड y आर प्राइम नंबर्स, और हमें क्या निकालना है, a एंड b का, मतलब जो इंटीजर्स हैं उनका HCF निकालना है। तो इस क्वेश्चन में 3-4 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या इंटीजर्स क्या होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर्स क्या होता है, एंड मेन इज HCF क्या होता है, क्योंकि आपको HCF ही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स होते हैं -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होगा वो आपके इंटीजर्स होंगे। जैसे -∞ से ले लेते हैं -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। मतलब माइनस, नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स सारे मिलाकर क्या बनते हैं, इंटीजर्स। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 0 के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपको समझ आ गया इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे प्राइम नंबर्स, क्योंकि x एंड y जो हैं वो हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ से ही मल्टीप्लाई होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होता है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, दीज आर प्राइम नंबर्स। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो या तो 1 के टेबल में आता है, या फिर 2 अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 3 भी ऐसे ही है, या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर वो अपने ही टेबल में आएगा 3 नंबर पे। ठीक है, 5 एंड 7 सब ऐसे हैं। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो थर्ड टर्म है हमारी HCF। HCF क्या होता है, सबसे पहले HCF की फुल फॉर्म देखते हैं। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिन 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का या जितने भी नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है, उसमें से हम जो लोएस्ट पावर होती है वो ले लेते हैं सब में। ठीक है, कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन से। तो A क्या है हमारा, x³ y², ऐसे लिख लेते हैं। B है हमारा xy³। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF ऑफ AB। मैंने अभी आपको बताया है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन 2 नंबर्स A एंड B का हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक x है और एक y है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x और y। लोएस्ट पावर लेनी है, तो यहाँ x की पावर क्या है, 3, यहाँ x की पावर क्या है, 1, तो लोएस्ट पावर क्या हुई, 1, तो x की पावर हम 1 लिख लेंगे। यहाँ y² y³, तो लोएस्ट पावर कौन सी है, स्क्वायर वाली, तो y² करेंगे और हमारा HCF आ जाएगा xy²। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 1। समझ में आया? आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं
एंड HCF कैसे निकालते हैं। एक इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, प्राइम नंबर्स के साथ दूसरे नंबर्स, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, राइट। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा था आपसे कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, मैंने बताया था 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो क्या वो कंपोजिट नंबर हुआ। अगर मैंने बोला जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, और मैंने बोला 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 क्या कंपोजिट नंबर है? नो, 1 is the only number which is neither a prime number nor a composite number. 1 एक को प्राइम नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट composite नंबर एंड स्मॉलेस्ट composite नंबर इज। अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक चीज बताई थी कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैंने बोला जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, या फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जो नंबर्स अपने टेबल में भी आते हैं और किसी दूसरे के टेबल में भी आते हैं, दे आर कंपोजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? देखो इसमें बोला है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे कि हमें कौन सा नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर स्टार्टिंग में कौन सा होगा? 2 3 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, दे आर प्राइम नंबर्स, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बट हमें बोला है 2 डिजिट कंपोजिट नंबर चाहिए हमें। 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। 9 के बाद 10 आता है, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो हमें देखना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। यस, 10 इज अ कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट हम यहाँ लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 10। तो एक नंबर हमें पता चल गया। दूसरा नंबर हमें कौन सा देखना है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। और हमें इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। हमें क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। यही पूछा है ना हमें क्वेश्चन में, एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स क्या होगा? कौन कौन से नंबर्स? 4 एंड 10। तो एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? उसके फैक्टर्स बनाओगे। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे किया था, बट ए और बी के ऑलरेडी फैक्टर्स हमें दिए हुए थे तो हमने नहीं निकाले थे। यहाँ हमें नहीं दिए हुए, हमें निकालने हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5, तो 2 की पावर भी 1 है इसमें और 5 की पावर भी 1 है, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे दोनों में से। तो यहाँ पे 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? एक 2 है और एक 5 है। हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी इसमें? 2 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 2, तो हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। 5 की पावर यहाँ पे क्या है? 0, क्योंकि एनीथिंग रेज्ड पर 0 इज 1, तो हम यहाँ पे 5 रेज्ड पर 0 लिख सकते हैं। यहाँ 5 रेज्ड पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1, तो 5 की पावर 1। अब कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 5 इज 20। तो हमने एलसीएम पता कर लिया, 4 इन 10 का क्या हो गया? 20। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तो सी जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो थे आपके रियल नंबर से, मतलब चैप्टर नंबर 1 से वो दोनों क्वेश्चंस थे। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको क्लियर होता जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। अब x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2। पॉलिनोमियल भी यही होता है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द हाईएस्ट डिग्री इज 2। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी?
2 होगी, 2 ही है, x स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगी, उसमें से एक रूट हमें दी हुई है x = 3 है, हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो, किसी भी इक्वेशन की रूट वो कौन सी होती है? जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पुट x = 3 बिकॉज x = 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x को 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 माइनस 6 = 0। 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस 2 इंटू 2 इज 4k माइनस 6 = 0। सॉरी, यहाँ 3 आएगा आपका, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो लाइक टर्म्स को, मतलब कांस्टेंट टर्म्स को आप एक साइड पे रखोगे। 9 माइनस 6 इज प्लस 3 = 0, माइनस 6k -3 हो जाएगा, वो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और k हो जाएगा 1/2। k की वैल्यू आ गई। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो तो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 0 एंड y = -7 हैज one solution, two solutions, infinitely many solutions and no solution। हमें इक्वेशंस के 2 पेयर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उनका नेचर ऑफ लाइंस ऑन ग्राफ कैसा होगा। y = 0 एंड y = -7। एंड आपको पता होगा कि अगर y = कांस्टेंट नंबर है तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा? ये ग्राफ बनेगा आपका पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। अगर x = कांस्टेंट नंबर हुआ, अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में हुई, x = कांस्टेंट नंबर आप लगा लो, x = 6 फॉर एग्जाम्पल, तो ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? y = 0, मतलब हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, y = 0 एंड y = -7, राइट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y = 0 आपकी बनेगी यहाँ पे बनेगी, x एक्सिस पे ही y = 0 होगा। एक ये लाइन हो गई। दूसरी हो जाएगी y = -7, दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, एंड -7 कुछ यहाँ आएगा बिलो दी x एक्सिस, तो ये लाइन बन जाएगी y = -7। तो आप देख सकते हो ये नेचर ऑफ लाइंस इनका कैसा होगा। ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं, इनमें कोई सोल्यूशन कॉमन होगा? नो, बिकॉज ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, और अगर कोई लाइन मीट नहीं करती है तो उसका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन हम बोल सकते हैं देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा values of k for which the quadratic equation 2x² minus kx plus k is equal to 0 has equal roots is 0, 4, 8 and 0 and 8। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इसकी जो 2 रूट्स हैं वो इक्वल होंगी। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x² या y² जो भी यहाँ वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और डिग्री कितनी इसकी हाईएस्ट रहेगी? 2। वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे k दिया हुआ है, हमें कांस्टेंट है। इक्वल रूट्स कब होती हैं किसी भी इक्वेशन की? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होती हैं मैक्सिमम। दोनों रूट्स अगर इक्वल हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? b² - 4ac = 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे आप पूछोगे abc क्या होता है? a होता है कोएफिशिएंट x² का। x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2। b होता है x का कोएफिशिएंट जो हमारा है -k, एंड c होती है कांस्टेंट टर्म जो कि k है। पुट कर देंगे वैल्यूज को,
b क्या है माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है यहाँ पे 2 एंड c क्या है हमारा k। ये इक्वेशन बन गई, हमने वैल्यूज पुट कर दी, के स्क्वायर माइनस 8 k इज इक्वल टू 0। अगर हम k यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू 0 रखेंगे एंड k माइनस 8 को भी 0 के इक्वल रखेंगे तो k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 0। ये दो k की वैल्यूज के लिए हमारे पास ये इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन 0 एंड 8। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 5 फ्रॉम द x एक्सिस इज k यूनिट्स देन k इक्वल्स। देखो कार्टेशियन प्लेन में जो ये पॉइंट हम लिखते हैं, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट, सेकेंड पॉइंट होता है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि x एक्सिस से वो पॉइंट कितनी दूर है। तो अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें x इज इक्वल टू 3, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, x कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा इज इक्वल टू एब्सिसा, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, एंड y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये बेसिक है जो आपको पता होगा, आपको पता होनी चाहिए ये चीज भी, तो मैंने आपको बता दी। तो x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, कुछ यहाँ होगा, एंड y कोऑर्डिनेट हमारा 5 है, यहाँ बनेगा। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 3 एंड 5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज k यूनिट्स। x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये जो x एक्सिस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, k यूनिट्स। और जो ये 3, 5 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो भी तो यही है कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 5। तो हमारा k किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। समझ में आया? ये डिस्टेंस हमारा, हमने ये कैलकुलेट करना है, ये हमारा k यूनिट है और ये हमारा क्या हो जाएगा 5, ये वाला, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो ये k इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB by QR is equal to BC by PR is equal to CA by PQ, तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। दो ट्राइंगल्स सिमिलर, दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं ABC एंड PQR, ये दो हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं ABC एंड PQR। हमें बोला गया है कि AB by QR, BC by PR, CA एंड PQ आर ऑल इक्वल। तो जो सिमिलैरिटी है वो किस सीक्वेंस में होगी, राइट? इसमें हमें यही बताना है। इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को हम ऑप्शन देख के करेंगे। सबसे पहले हम सिमिलर कब बोलते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनेट होती हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन से देख लेते हैं, AB by QR, ठीक है, BC by PR, ये BC by PR, ये भी ठीक है, CA by PQ, CA by PQ, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। आगे देख लेते हैं कि अगर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ना होता तो आगे हम कैसे चेक करते। देखो AB by QR, AB हमारा ये रहा, QR हमारा ये रहा, तो ये गलत हो गया। AB अगर फर्स्ट टू है तो ये भी यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये देख लेते हैं, AB by QR, AB ये रहा, QR ये रहा, ये ठीक है। BC by PR, BC ये रहा, नेक्स्ट क्या है PR, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। AB by QR, AB by QR गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं आती। डबल ए आती है एंगल एंगल प्रॉपर्टी, SAS होती है साइड एंगल साइड, ट्रिपल ए होती है एंगल एंगल एंगल, एंड RHS इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा RHS, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree, then PTQ angle is equal to what?
फिगर में हमें दिया हुआ है कि TP एंड TQ आर दी टू टेंजेंट्स। अब देखो टेंजेंट क्या होता है किसी भी बाहर के पॉइंट से अगर कोई जो लाइन है वो सर्कल पे टच करती हुई जा रही है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, राइट। अब जैसे ये बाहर का एक पॉइंट है, ये सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं दोनों पॉइंट्स पे, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों टेंजेंट्स, ठीक है। सेंटर क्या है O, और एंगल POQ हमें दिया हुआ है 110 डिग्री। देन PTQ, ये वाला एंगल हमें निकालना है, हम मान लेते हैं इसको X। अभी मैंने आपको बताया कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंगल OQT इज इक्वल टू एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज रेडियस जो होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ही हुआ ना ये OPTQ, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, यहाँ पे क्या हुआ है, 4 एंगल्स होंगे, एक होगा एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POPT, ये 4 एंगल्स हो गए ये वाले। ये किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री के इक्वल होता है, ट्राइंगल का 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। तो एंगल POQ हमें गिवन है 110 डिग्री, OQT 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। PTQ हमें फाइंड आउट करना है, एंगल PTQ वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 प्लस 110 इज 290, ठीक है। तो 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल PTQ कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो आपका एंगल PTQ आ गया 70 डिग्री। समझ में आए? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कैसे? जो रेडियस होती है, ये रेडियस हुई ना, OP एंड OQ आदि रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, और PT एंड PQ आदि टेंजेंट्स। तो रेडियस हमेशा जो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमें गिवन है। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे तो हम x निकाल लेंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos A इज इक्वल टू 4/5 देन tan A इज। देखो cos A हमें 4/5 गिवन है। अब cos A क्या होता है ये आपको याद होगा, मैंने आपको करवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये करवाया था मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक लर्न करने के लिए, इससे याद रहेगा आपको इजीली। फर्स्ट होता है हमारा साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, ये टैन थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल जो होता है साइन थीटा का होता है कॉसेकेंड थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा, एंड टैन थीटा का होता है कॉट थीटा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, कॉट थीटा इन्हीं का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां से हम कॉस ए क्या है 4/5, तो मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 4, हाइपोटेन्यूज हमारा 5। तो ट्राइंगल अगर हम बनाएं, ये रब कर देते हैं, अगर हम ट्राइंगल बनाएं, यहाँ पे एंगल हमें ए गिवन है, तो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ए बी विल बी दी बेस, और बेस हमें क्या गिवन है 4। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC साइड हाइपोटेन्यूज होगी, और ये हमें 4 गिवन है। तो अगर ये राइट एंगल है, अगर हमें 2 साइड्स गिवन है बेस एंड हाइपोटेन्यूज, हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 5 का स्क्वायर कर देंगे, बेस हमें पता है 4 स्क्वायर
परपेंडिकुलर हमें निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक साइड रखेंगे तो 25 माइनस 16 इज 9, तो P आ जाएगा आपका 3, मतलब परपेंडिकुलर आ गया आपका 3। अब हमें निकालना क्या है, cos A से हमने ये चलो कर लिया, हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर, tan A निकालना है हमें। tan A क्या होता है, यहां से अगर आप देखोगे tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब tan A के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC, साइड कितनी है हमारी 3, बेस हमें गिवन था 4, 3/4 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4, ऑप्शन में ढूंढ लो, दैट इज द B इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, समझ में आया, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। हमें एक टावर दिया हुआ है, ये टावर है हमारा, इसकी लेंथ हम, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h, और हमें सन बोला है, और हमें बोला है कि इस जो टावर की शेडो है, शेडो कहाँ होती है, हवा में तो बनती नहीं है, ग्राउंड पे बनती है, तो ग्राउंड पे कुछ यहाँ बनेगी नीचे, और हमें बोला है कि जो शेडो की लेंथ है वो हाइट ऑफ द टावर के इक्वल है, तो हम मान सकते हैं कि ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये हाइट और ये लेंथ इक्वल होगी, तो हम इसको भी h मान लेते हैं। राइट, अब शेडो यहाँ बन रही है, सन यहाँ पे है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का, हम ऐसे देख रहे हैं इसको, यहाँ इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है, सेम होगा ना। तो हम देखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर, बेस क्या है हमारा, लेंथ ऑफ इट्स शेडो, लेंथ हमने क्या ली हुई है, h ली हुई है, tan थीटा कितना आ जाएगा, ये h से h कैंसिल होकर tan थीटा आ जाएगा हमारा, tan थीटा आ जाएगा हमारा 1, और tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। राइट, तो और यहाँ से थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, तो एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री, दैट विल गिव अस द ऑप्शन बी एज द राइट आंसर। समझ में आया, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि हाइट ऑफ द टावर एंड लेंथ ऑफ द शेडो इक्वल है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का ये वाला सेम बनेगा, ये ऐसे बनेगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, 3 आइडेंटिटीज होती है, मैं आपको तीनों बता देती हूँ। एक तो यही होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरी हो जाती है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, एंड द थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर ए, ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज होगी, ये आप याद रखना। यूज हम कौन सी करेंगे, ये वाली, हमें बोला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी आइडेंटिटी से निकल गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर ए के। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, और दिस विल गिव यू दी 1 राइट आंसर, 1 मार्क। आपको पता है सेक्शन ए जो है जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यूज आपको चॉइस करनी होती है 4 ऑप्शंस में से, ये आपके क्या होते हैं 1 मार्क ईच। सब क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होते हैं, और इसमें कोई भी आपको इंटरनल जो ऑप्शंस होते हैं वो नहीं मिलेगा कि आपको 2 में से 1 करना है, आपको ऑल 20 क्वेश्चंस विल बी द कंपल्सरी क्वेश्चंस। समझ में आया, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर, देयर पैरामीटर्स आर इन द रेशियो। सर्कल आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, तो यहाँ हमारा सर्कल है, ये हमारा स्क्वायर है, सर्कल का सेंटर होता है एक, और रेडियस, स्क्वायर की हमारे पास क्या होती है साइड। हमें बोला गया है कि द सर्कल का रेडियस एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू a, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, द पैरामीटर्स आर इन द रेशियो। अब देखो, जो सबसे पहले बात की है, सर्कल की बात की है, और बाद में स्क्वायर की बात की है, तो न्यूमरेटर में हमें जो पहले बोला है हम उसको पहले रखेंगे, एंड डिनोमिनेटर में जो बाद में बोला है उसको हम नीचे रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पैरीमीटर ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं,
सरकमफ्रेंस डिवाइड में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यही हमें निकालना है। सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। अब देखो r इज इक्वल टू a है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया π/2। रेशियो क्या हो जाएगी आपकी π/2, ऑप्शन सी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। आपको सर्कल का एरिया गिवन है, आपने उससे क्या निकालना है, उसी सर्कल का रेडियस। हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr², सबको पता होगा, इज इक्वल टू 154। r² निकालना, मतलब रेडियस निकालना है तो r² को हम एक साइड लिख लेते हैं और पाई को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा 22/7, या आप लिख सकते हैं 3.14। 22/7 लिखते हैं हम क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। अब आप देखो अगर इस 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 सा 11, 11 4 सा 44, 11 2 सा 22, 2 7 सा 14, तो ये आ गया 7 × 7 r² है, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट किया तो ये r इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर, राइट। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। यूनिट्स लिखनी जरूरी है क्योंकि अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते हो तो आपका एग्जाम में मार्क डिडक्ट हो जाएगा, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, हाफ मार्क रह जाएगा तो आप लॉस में रह जाओगे, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 इज। ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स हैं इसके। तो व्हेन अ डाइस, डाइस क्या होती है, डाइस लूडो खेली है कभी, लूडो में जो हमारे पास डाइस होती है उसमें कितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यही होता है, लूडो ऐसी ही होती है। ऐसा होता है डाइस में, ठीक है। अब इसको बोला है कि अगर हम इसको एक बार थ्रो करेंगे तो हमारे पास लेस देन 4 इवन नंबर की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं जो आपने निकालना है, उसके कितने चांसेस बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया डाइस अगर आप थ्रो करते हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन गए आपके 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके 6, आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब इवेंट कितने वो होगा आपका, इवेंट की वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। अब आप देखो ये 3 है 1 2 3, बट इवन नंबर कौन सा है ओनली 2, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1। लेस देन 4 3 नंबर्स हैं, बट एक और कंडीशन है इसमें कि इवन नंबर भी होना चाहिए, इवन नंबर तो 1 हुआ तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट होगी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/6, दैट विल बी दी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और आपको पूछा है कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी होगी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए मॉडल क्लास क्या होती है और लोअर लिमिट अपर लिमिट किसको बोलते हैं। मॉडल क्लास क्या होती है, जो भी आपको टेबल गिवन है, जो भी आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी क्लास की होगी दैट विल बी दी मॉडल क्लास। अब देखो ये जो आपको टेबल दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास।
तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा मॉडल क्लास क्या होती है, वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इसको हम F1 भी बोल देते हैं, राइट। तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट कौन सी होती है? ये जो इंटरवल आपको गिवन होता है, इसमें जो पहले वाला होता है दैट इज दी लोअर लिमिट, एंड जो सेकंड वाला होता है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इसी क्वेश्चन में आपको लोअर लिमिट ना पूछ के अपर लिमिट भी पूछ सकता था, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है, रेंज हमारी क्या है, यहाँ पे इंटरवल क्या है 15 to 20, इसमें लोअर लिमिट कितनी है 15, एंड अगर अपर लिमिट पूछा होता तो ये हो जाती 20, ये हो गई हमारी अपर लिमिट। समझ में आया? तो क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 15। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 by 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर इज। आपको एक पेपर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है जिसकी शेप रेक्टेंगल है, इस रोल्ड मतलब उसको हमने घुमा कर उसको रोल करके एक सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है। हाइट 40 सेंटीमीटर मतलब क्या है कि जो इसकी लेंथ और ब्रेथ थी, हमने लेंथ के अलोंग उसको वो कर दिया, रोल कर दिया और हमने उसकी हाइट बना दी। जैसे ये है, ये एक शीट है, उसको हमने ऐसे ऐसे इसको आप अगर इस तरफ घुमाओगे तो ये हाइट बन जाएगी आपकी सिलेंडर की, ठीक है, ऐसे ऐसे बन गया। अब हमें बताना है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा। अब आप ये देखो कि जब आप इसको रोल करोगे, जो ये ब्रेथ थी मतलब ये 22 सेंटीमीटर थी, वही आपका सरकमफ्रेंस बन जाएगा इसका। समझ रहे हो आप? हमने 40 सेंटीमीटर लेंथ के अलोंग उसको रोटेट किया है, रोल किया है, तो ये जो ब्रेथ है, जो ये साइड थी, ये हमारी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। जो भी हमारा सर्कल रोल हो रहा है उसका सरकमफ्रेंस बन गया। तो हम बोल सकते हैं 2πr इज इक्वल टू 22। रेडियस निकालना है तो 22/2π। तो रेडियस आ गया हमारा 22 डिवाइड बाई 2π। रेडियस निकालने के लिए 22/2। अब पाई की वैल्यू नहीं दी हुई कोई भी, तो हम 22/7 ले लेंगे। इसकी पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या फिर 3.14। 22 से 22 कैंसिल, ये आ गया 7/2। तो रेडियस 7/2 या फिर इसको लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा ऑप्शन ए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमने मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपने अभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये जो है आपका हायर स्टडीज में आएगा, बट मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आप पीछे की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाते हो। जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप ऐसे लिख दोगे 12, नेक्स्ट जो भी होगी, जो ये 12 है उसमें आप ऐड करोगे 10 को, तो 12 + 10 कितना हो जाएगा 22। अब 22 आ गया। अब 22 ये पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके आया है। अब 22 + 15 करोगे तो ये आ जाएगा 37। 37 + 8 करोगे तो ये आ जाएगा 45। 45 + 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 56। तो ये जो 56 है ये टोटल फ्रीक्वेंसी आई है, मतलब आपके पास सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके ही ये 56 आया है। अब हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, ये लास्ट, इसको हम n बोलते हैं, ये जो आती है उसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। 56 डिवाइड बाई 2 28, और ये जो 28 है हम देखेंगे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा। ये 12 है, ये 22 है, तो 22 से बड़ा क्या है 28। 22 से बड़ा है ना 28, तो 28 जो आएगा वो इस वाली क्लास में आएगा। ये वाली क्लास कौन सी है 12 to 18। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। समझ में आया? चलो, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। ये क्वेश्चन आपके एजर्शन रीजन वाले हैं, 19th एंड 20th क्वेश्चन। एजर्शन रीजन का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एजर्शन मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको वो रीजन में बताना है कि वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। मतलब जो वो स्टेटमेंट है उसका रीजन वही है जो रीजन वाली स्टेटमेंट में दिया हुआ है या नहीं।
और आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस दिए होंगे। एक में दिया होगा कि assertion एंड रीजन दोनों करेक्ट, सेकंड में दिया होगा कि assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, थर्ड ऑप्शन होगा आपका assertion ट्रू है रीजन फॉल्स है, डी ऑप्शन होगा assertion फॉल्स है बट द रीजन इज ट्रू। सो हमारा assertion क्या है इस क्वेश्चन में, द पॉइंट 04 लाइज ऑन y एक्सिस। मैंने आपको एक चीज बताई है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, राइट। पॉइंट हमें दिया हुआ है 04, 04 का मतलब क्या हुआ, x 0 है y 4 है, तो ये क्या बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, x 0 y एक्सिस पे होता है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 04, राइट। लाइज ऑन y एक्सिस, ये आपको assertion में दिया हुआ है, द पॉइंट 04 लाइज ऑन y एक्सिस। देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पे बनेगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस पे बनेगा, ये कंफर्म है, राइट। तो आपको क्वेश्चन देख के बिना आप ग्राफ बनाए देख सकते हैं कि द पॉइंट 04 लाइज ऑन y एक्सिस, दैट इज ट्रू, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पे ही बनेगा। रीजन देख लेते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, बिल्कुल सही है, इसका रीजन भी यही है, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 ही रहता है, तो इसका क्या हुआ, assertion भी हमारी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया जो 19th एंड 20th 2 क्वेश्चंस आपके assertion रीजन के रहेंगे, और ये दोनों 1-1 मार्क के रहेंगे, क्योंकि सेक्शन ए आपका सारा 1 मार्क ईच का है। क्वेश्चन देखते हैं, assertion हमें गिवन है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, देन देयर LCM इज 40। assertion पहले लिख लेते हैं इसको, क्या क्या दिया हुआ है, HCF इज इक्वल टू 5, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट, अगर हमने नंबर्स 2 लिए हैं x एंड y, HCF उनका हो जाएगा 5 एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट इज 150, LCM कितना होगा, LCM हमें गिवन है 40। क्या ये सही है कि अगर HCF 5 है, नंबर्स 150 हैं, LCM 40 होगा? देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आपको अगर 2 नंबर्स दिए हों या HCF दिया हो या LCM दिया हो या HCF निकालना हो, LCM दिया हो, ऐसा करके आपको कुछ दिया हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। HCF आपको दिया हुआ है 5, LCM आपको निकालना है, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 150, ये वाला। तो यहाँ से आप देखो आपके पास कितना LCM निकलता है 30, और हमें क्वेश्चन में गिवन है 40, ठीक है। तो ये आपका LCM हो जाएगा 30, सो assertion इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे LCM आपको 40 दिया हुआ है बट LCM इज 30, assertion क्या हो गया, फॉल्स। बट अब देखना है कि आपका रीजन सही है या नहीं है। रीजन इज ट्रू, रीजन तो सही है, ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, assertion हमारा गलत है बट रीजन इज ट्रू, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, राइट। चलो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे सेक्शन ए में। आपके सेक्शन ए सैम्पल पेपर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी लेकर आएंगे, सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको पूछने से बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना है। तो कीप गोइंग ऑन और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की मैक्सिमम जितनी भी हो सके, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।